नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम T20 चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एग्ज़ाम T20 चैनल पर करंट अफेयर का रिवीजन चल रहा है। जो भी बच्चे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम दे रहे हैं वो इन क्लास को ज़रूर देख करके जाएं, जहां पर दृष्टि घटना चक्र पूरे वार्षिक संकलन के साथ जो करंट अफेयर दी गई है वो कंप्लीट कराई जा रही है और लगभग क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। 70 to 80% करंट अफेयर कंप्लीट किया जा चुका है। आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। कम समय में बेहतर रिवीजन के लिए आपके लिए यह क्लास बहुत उपयोगी साबित होगी। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखा था पिछली सीरीज़ में, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि एग्ज़ाम को भी बहुत ही कम समय बचा है, इस हफ्ते भर में आप करंट अफेयर ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए और उसके साथ साथ आपने जो अब तक पढ़ा है उसको सिर्फ रिवीजन के लिए समय दीजिए। जितना अच्छा आपका रिवीजन होगा उतना अच्छा आप पेपर अटैम्प्ट कर पाएंगे। नया पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, अभी आपने जो पढ़ा है उसी को बार बार आप रिपीट कर लीजिए। और करंट अफेयर आई होप आप सभी लोगों ने पहले पढ़ रखी है, इसलिए आप ये रिवीजन के तौर पर इन वीडियोस को देखिए, उससे आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो अभी हमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो सबसे पहले पढ़ना है वो है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023। यह जो प्रदर्शन सूचकांक है जलवायु परिवर्तन पर, क्लाइमेट चेंज फॉर परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है, इसको हम लोग देख रहे हैं। और यह सूचकांक जो है 2005 से जारी किया जा रहा है। और इस सूचकांक के तहत अगर देखते हैं तो 59 देश और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण में जो प्रदर्शन है उसका मूल्यांकन और तुलनात्मक अध्ययन इसमें किया जाता है। इसमें 14 संकेतक लिए गए हैं और उसी के आधार पर 4 अलग अलग श्रेणियां दी गई हैं जिन पर इसको काउंट किया जाता है। तो पहली जो श्रेणी है वो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को लेकर के है और कुल स्कोर का यह 40% है। नवीकरणीय ऊर्जा पर यह स्कोर बनाया जाता है जो कुल स्कोर का 20% है। तीसरा है ऊर्जा उपयोग, वो भी पूरे स्कोर का 20% है। और जलवायु नीति के बारे में देखते हैं, अभी कुल स्कोर का 20% है। तो इस प्रकार की 4 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति। इनके आधार पर ये समग्र तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। तो देखते हैं 14 नवंबर 2022 को COP27 के दौरान जर्मन वॉच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, जिसको कैन बोल रहे हैं, तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से यह सूचकांक जारी किया गया है 2023 का। और यह 18वां संस्करण है, यह जो सूचकांक दिया गया है। अब इसमें देखते हैं पहले 3 स्थानों पर तो कोई भी देश नहीं आया है। 4th नंबर से देखते हैं कौन कौन है। शीर्ष 3 स्थानों पर किसी भी देश को इसलिए स्थान नहीं दिया गया क्योंकि पेरिस समझौते के लागू होने के बाद भी किसी देश द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों की रोकथाम हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं। और कोई भी देश वैश्विक तापन जो कि ग्लोबल वार्मिंग है इसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की सीमा के अंतर्गत रखने के मार्ग पर अग्रसर भी नहीं है। और किसी भी देश को अत्यधिक वेरी हाई रेटिंग इसमें नहीं दी गई है। सबसे पहले इसमें डेनमार्क है। डेनमार्क ने इसमें क्या किया है? सर्वोच्च रैंक प्राप्त किया है, वो भी 4था स्थान है। स्कोर क्या है? 79.61 है। तो आप ये याद रखिए कि सर्वोच्च रैंक 4th नंबर पर डेनमार्क है। और इसमें सबसे जो लास्ट आया है वो है ईरान, ठीक है, वो अंतिम नंबर पर है, 63वां स्थान उसको प्राप्त हुआ है। ये दोनों चीज़ याद रखिए। यदि टॉप कंट्रीज देखी जाए तो 4th नंबर पर हमने डेनमार्क देखा है, 5th नंबर पर स्वीडन है, उसके बाद 6th नंबर पर चिली है, फिर मोरक्को, और 8th नंबर जो मिला है वो भारत को मिला है। इसमें याद रखिएगा 67.35 स्कोर है भारत का और उसमें 8th प्लेस मिला है, 8th रैंक है भारत की। पहले नंबर पर या 4th नंबर जिसको बोल रहे हैं वो डेनमार्क का है, फिर स्वीडन है, और लास्ट में जो 8th नंबर हमने देखा है वो भारत का है, और सबसे लास्ट आया ईरान, ठीक है, 63rd नंबर। अगर ब्रिक्स देशों में बात करें तो सबसे अच्छा स्कोर आप देख रहे हैं भारत का ही है, 8th नंबर है। और उसके बाद ब्राज़ील है 38 नंबर पर, चीन है 51 नंबर पे रैंक है इसकी, और दक्षिण अफ्रीका की 44 है, रूस की 59 है। तो एक बार आप ये भी देख लीजिएगा कि किसकी कितनी रैंक है। ब्राज़ील की 38 है, चाइना की 51 है, दक्षिण अफ्रीका की 44 है और 59 रूस की है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो कि 2023 का, इसमें भारत को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है और इसका स्कोर 67.35 है। और 2022 की रिपोर्ट में यह 10वां स्थान था और 21 में भी 10वां स्थान था। तो इस बार क्या मिला है? 8वां स्थान, ये याद रखिएगा। अब इस सूचकांक को निर्धारित करने के लिए जो भारत की जो 4 श्रेणियां हैं उनमें देखिए कैसे क्या रैंकिंग मिली है। तो सबसे पहले जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है उसमें 9th रैंक है जो उच्च है। नवीकरणीय ऊर्जा में 24वां रैंक मिला है मध्यम।
ऊर्जा उपयोग में 9th रैंक है, उच्च है जो कि, और जलवायु नीति में 8th प्लेस है जो कि मध्यम बोली जा रही है। इसी पर समग्र रैंकिंग बनाकर 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब हमें पढ़ना है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 का। यह 3 नवंबर 2022 को इंसीड बिजनेस स्कूल द्वारा पोर्टुलॉन्स इंस्टीट्यूट तथा ह्यूमन कैपिटल लीडरशिप इंस्टीट्यूट इनके सहयोग से ये सूचकांक जारी किया गया है 2022 का। कौन कौन है? इंसीड बिजनेस स्कूल, पोर्टुलॉन्स इंस्टीट्यूट और ह्यूमन कैपिटल लीडरशिप इंस्टीट्यूट SCLI, इन्होंने संयुक्त रूप से जारी किया है और सूचकांक का यह नवा संस्करण है। ये याद रखिए। इसका शीर्षक देखिए, द टेक्टोनिक्स ऑफ टैलेंट इज द वर्ल्ड ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स इंक्रीज्ड टैलेंट इनइक्वालिटीज़, ये इसका शीर्षक है। इसको एक बार रीड कर लीजिए। अब इसमें देखते हैं 133 देशों को शामिल किया गया है और इसके साथ ही प्रस्तुत वैश्विक शहर प्रतिभा प्रतिस्पर्धा जो सूचकांक है, तो इसमें कुल 175 शहरों को भी शामिल किया गया है। अब इसमें देखते हैं GTCI 2022 में जो प्रथम 5 स्थान पे कौन कौन है। स्विट्जरलैंड है, सिंगापुर है, डेनमार्क है, USA और स्वीडन। पहला याद रखिए स्विट्जरलैंड है, सेकंड सिंगापुर, डेनमार्क है। अंतिम 5 स्थान पे देखते हैं तो सबसे पहले चैड है 133rd नंबर पर, फिर कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है 132वें स्थान पर, फिर इथियोपिया है, उसके बाद अंगोला है और माली है। तो आप प्रथम 5 स्थान में सबसे पहले स्विट्जरलैंड याद रखिए, सिंगापुर, डेनमार्क, USA और स्वीडन। लास्ट के 5 है कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, फिर इथियोपिया, अंगोला और माली उसके बाद है। तो 133rd नंबर है कॉन्गो डेमोक्रेटिक का। अब भारत की रैंकिंग की बात करते हैं तो भारत की जो समग्र रैंकिंग है वो 101 मिली है, स्कोर 28.90 है और इसमें आय वर्ग देखा जाए तो निम्न मध्यम आय वर्ग में इसको श्रेणीगत किया गया है। क्षेत्र इसका मध्य और दक्षिणी एशिया है, वो सबको पता है और इसकी क्षेत्रीय रैंक 4 है, लेकिन समग्र रैंकिंग कितनी है? 101 है, यही याद रखनी है आपको। इसमें देखते हैं तो GTCI जो कि 2022 में है, इसमें भारत के 8 शहरों को स्थान दिया गया। कौन कौन से 8 शहर हैं? पहला बेंगलुरु है 125वें स्थान पर, फिर मुंबई है 135वें स्थान पर, चेन्नई 142वां, पुणे 146वां, हैदराबाद 147वां, दिल्ली 159th नंबर पर, कोलकाता 162nd पे और सूरत 169th पे है। तो आप ये याद रखिए इसमें कौन कौन से 8 शहर हैं। बेंगलुरु है, मुंबई है, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता और सूरत, ये नाम जरूर याद रखिएगा। और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, जो कि ढाका है बांग्लादेश का, इसको अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है 175th, ये आप याद रखिएगा। भारत की रैंकिंग 101। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2022 आ गया है। इसमें 4 कारक के आधार पर देशों को अंक प्रदान किया जाता है और ये कारक सरकार के साथ व्यापारिक बातचीत और सरकार और सिविल सेवा में जो पारदर्शिता है या फिर रिश्वत प्रतिरोध तंत्र और उनका प्रवर्तन और मीडिया की कैसी भूमिका है, इनके सहित नागरिक समाज की निगरानी हेतु जो क्षमता है, ये सब इसके मानक हैं। और देशों के 1 से 100 के बीच अंक प्रदान किए गए हैं सभी देशों को, और 1 सबसे कम जोखिम वाला है और 100 क्या हो जाएगा फिर उच्चतम जोखिम का प्रतिनिधित्व करेगा। आगे देखते हैं इसमें नवंबर 2022 में वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2022 जारी किया गया है और इसे किसके द्वारा? तो यह सूचकांक को रिश्वत रोधी मानक निर्धारण संगठन है ट्रेस, इसके द्वारा जारी किया गया। 194 देश शामिल किए गए हैं। तो सूचकांक के तहत जो समग्र स्कोर जो 4 स्कोर मिला है नॉर्वे, इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो वैश्विक जोखिम सूचकांक, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक जो उसमें नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और उत्तर कोरिया ने 194th रैंक प्राप्त की है, अंतिम स्थान पर है 93 के साथ। इसका स्कोर कितना है? 93 है और 194th पे है उत्तर कोरिया। नॉर्वे 4 नंबर के साथ पहले स्थान पर, ये याद रखिएगा। दूसरा इसमें याद करने वाला क्या है? भारत का स्थान जरूर याद रखिए, वो 86 है स्थान, स्कोर 48 है, जबकि 2021 में 82वां स्थान था। अभी कितना हो गया? 86 हो गया है। तो दोनों ईयर का याद रखिए कि भारत की रैंकिंग क्या है, 86 है और स्कोर 48 है, पहले इसका 82nd था। अब हमें पढ़ना है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। वर्ष 2008 से रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। 2022 का रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, इस रिपोर्ट का यह 13वां संस्करण है और इस सूचकांक में जो मूल्यांकन किया जाता है उसमें 8 फैक्टर्स लिए जाते हैं जो कि 14 संकेतकों के आधार पर विभाजित हुए हैं। ये 8 कारक 14 अलग संकेतकों में विभाजित हैं। तो 26 अक्टूबर 2022 को वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP
द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स यहाँ पे जारी किया गया, किसके द्वारा, WJP के द्वारा। और इस सूचकांक में 140 देश या फिर क्षेत्राधिकारों में जो कानून या शासन है वो है, उसके आधार पर इसमें मूल्यांकन किया गया है। अब देखते हैं टॉप 3 जो कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन है। यहाँ पे डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड है। डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड है। 2022 और 2021 में दोनों में सेम रैंकिंग है, उसी स्थान पर, कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो डेनमार्क पहले नंबर पे, नॉर्वे दूसरे नंबर पर, फिनलैंड तीसरे नंबर पर है। और अफ़गानिस्तान जो कि है वो देखिए उसकी रैंकिंग क्या 138 है, कंबोडिया की 139 है, वेनेजुएला 140वें स्थान पर है। तो मतलब सबसे लास्ट कौन सा है, आखिरी अंतिम पायदान पर वेनेजुएला, उसके बाद कंबोडिया है, फिर अफ़गानिस्तान है। तो इस तरह आप याद रखिए, जो कानून के शासन के अनुपालन के संदर्भ में सबसे खराब प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें अफ़गानिस्तान, कंबोडिया और वेनेजुएला है। अब इस सूचकांक में 6 जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र हैं जिसमें भारत भी आता है, तो उसमें नेपाल का 69th प्लेस है, श्रीलंका का 74th है और भारत का उससे भी ज़्यादा है 77th प्लेस। क्षेत्रीय दृष्टि से तीसरा है, किंतु जो समग्र रैंकिंग की बात की जाए तो भारत 77th प्लेस पे आता है। और इसके अतिरिक्त इस सूचकांक में शामिल 38 निम्न मध्यम आय वाले देशों की सूची में भारत का क्या स्थान है, 9वां स्थान है। तो समग्र रैंकिंग में 77वां स्थान भारत का, क्षेत्रीय दृष्टि से तीसरा, निम्न मध्यम आय वाली जो 38 शामिल हुए हैं देश उनमें 9वां स्थान है। याद रहेगा। अगला देखिए, वैश्विक भूख सूचकांक 2022 देखना अब हमें, इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिए। तो यह जो भूख सूचकांक जो 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान IFPRI इसके अनुसंधानकर्ताओं द्वारा जारी किया गया था और 2018 में इसके प्रकाशन में FPRI ने वैश्विक भूख जो सूचकांक है इसके प्रकाशन से स्वयं को अलग कर लिया था। तब से यह सूचकांक वर्ल्ड जो हंगर हिल्फ है और कंसर्न वर्ल्ड वाइड की संयुक्त परियोजना के रूप में प्रकाशित हो रहा है। 4 इसमें संकेतक हैं, कौन कौन से, एक है अंडर नरिशमेंट जो कि अल्प पोषण है, बाल दुबलापन है, बाल ठिगनापन है, बाल मृत्यु दर है। इनके आधार पर यह सूचकांक तैयार किया गया है और वैश्विक भूख सूचकांक 100 आधार बिंदुओं के पैमाने पर तैयार किया जाता है। 0 सबसे अच्छा स्कोर होगा जबकि जो 100 होगा वो सबसे खराब होगा। इस सूचकांक में 5 वर्ग भी बनाए गए हैं और जिनके आधार पर किसी भी देश में जो भुखमरी की तीव्रता है उसका आकलन किया जाएगा। कैसे, एक निम्न है, फिर मध्यम है, सीरियस है और यह अलार्मिंग है। जो निम्न है, लो है, उसमें 9.9 या उससे कम अगर स्कोर आता है तो उसको निम्न में गिनेंगे। 10 से 19.9 के बीच जो स्कोर आ रहा है वो मॉडरेट है, मध्यम है। गंभीर में 20 से 34.9 का स्कोर रहेगा और जो भयावह स्थिति में है वो 35 से 49 वाला स्कोर रहेगा और 50 से ऊपर जिनको रैंकिंग मिलेगी वो स्कोर मिलेगा, वो चरम भयावह स्थिति में सब वो शामिल हो जाएंगे। तो इसी प्रकार देखते हैं इस सूचकांक के बारे में आगे की जानकारी। 13 अक्टूबर 2022 को किसके द्वारा जारी की गई है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वर्ल्ड हंगर हिल्फ दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से इसमें शामिल हुए हैं और ये सूचकांक जारी किया है। 17वां वार्षिक संस्करण है, माफ़ कीजिएगा, 17th वार्षिक संस्करण है और इसकी जो रिपोर्ट है वह खाद्य प्रणालियाँ रूपांतरण एवं स्थानीय प्रशासन इस विषय पर केंद्रित है। फिर से देख लीजिए, फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोकल गवर्नेंस पर। और इसकी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विश्व के 828 मिलियन लोग जो हैं वो अल्प पोषित हैं। कितने, 828 मिलियन लोग। वैश्विक भूख सूचकांक के अनुसार जो GHI का स्कोर 18.2 है और जो कि भूख की मध्यम प्रवृत्ति को दर्शा रहा है। क्षेत्रीय स्तर पर अगर देखें तो 2022 में विश्व में दक्षिण एशिया का स्कोर 27.4 है जिसमें भुखमरी का स्तर सबसे ज़्यादा है क्षेत्रीय स्तर पर, किसका, दक्षिण एशिया का। इसके बाद देखते हैं अफ्रीका, साउथ ऑफ द सहारा, इसका स्थान आता है। तो पहले नंबर पर दक्षिण एशिया 27.4 सबसे ज़्यादा भुखमरी का स्तर है। उसके बाद अफ्रीका है, द साउथ ऑफ द सहारा वाला रीजन। फिर देखते हैं वैश्विक स्तर पर मात्र एक देश जो सोमालिया है वो क्या है, भुखमरी की चरम भयावह स्थिति में, मतलब उसको स्कोर 50 से भी ऊपर प्राप्त हुआ है। सोमालिया याद रखिएगा। अब इसमें देखते हैं कोई भी देश इसमें और मतलब सोमालिया के अलावा और कोई भी देश इसमें नहीं है चरम भयावह स्थिति में, ये याद रखिएगा। जबकि 5 देश कौन कौन से, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चैड हो गया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया, मेडागास्कर, यमन, ये भुखमरी की भयावह स्थिति का सामना कर रहे हैं। तो ये 5 देश भी याद रखिए, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चैड हो गया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, मेडागास्कर और यमन, ये अलार्मिंग स्थिति को दिखा रहे हैं।
4 और देश याद रखिए, बुरुंडी, सोमालिया, दक्षिण सूडान और सीरिया। ये अंतिम रूप से भयावह स्थिति में वर्गीकृत किए गए हैं। तो बुरुंडी, सोमालिया, दक्षिण सूडान और सीरिया। इसके बाद देखेंगे मध्य अफ्रीकी गणराज्य में अल्प पोषण की दर 52.2% है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे में जो ठिगनापन है वो सबसे ज़्यादा यमन में देखा गया 55.5%। और जो दुबलापन है इसमें जो सबसे ज़्यादा मामले देखे गए हैं 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में, सबसे ज़्यादा मामले भारत में देखे गए हैं 19.3%। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जो मृत्यु दर सबसे ज़्यादा कहाँ पे, सोमालिया में है 11.5%। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। अब वर्ष 2022 की रिपोर्ट में विश्व के 121 देशों का स्कोर गणना कर उनको रैंकिंग दी गई है। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में 17 ऐसे देश शामिल हैं जिनका स्कोर 5 से कम है, और इन देशों को अलग अलग व्यक्तिगत रैंकिंग प्रदान नहीं की गई, सामूहिक रूप से 1 से 17 रैंक तक सूचीबद्ध कर दिया गया है, जिसमें कोस्टा रिका और यूएई संयुक्त रूप से 18वें स्थान पे हैं। 5.3 इनको स्कोर मिला है। अब देखते हैं ब्रिक्स जो देश हैं उनकी स्थिति देख लेते हैं। ब्राज़ील 20 नंबर पर, रूसी संघ 28, भारत 107 इसको रैंकिंग मिली है। चीन को 1 से 17 रैंक समूह में शामिल किया गया है और दक्षिण अफ्रीका को 59। तो आप भारत की याद रखिए, सबसे पहले तो 107 है, जीएचआई स्कोर के में देखेंगे तो 29.1 है। ब्राज़ील 20 रैंक पाया है, रूसी संघ 28 है, भारत की तो स्थिति आप देख ही रहे 107 है। चीन के 1 से 17 के रैंक समूह में आ गया है, और जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ पर 59 है। अब अंतिम 5 देश भी याद कर लीजिए कौन कौन से हैं। यमन, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, मेडागास्कर, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और चैड। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना इनको, चैड, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मेडागास्कर, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, उसके बाद यमन सबसे खराब रैंकिंग में है। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की रैंक 121 देशों में 107 है, स्कोर अभी हमने पढ़ा 29.1 है, और यह भारत का स्कोर यहाँ भुखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। अब हमें पढ़ना है QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, प्रश्न आ सकता है इससे, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इस रैंकिंग को ब्रिटिश कंपनी कौन सी है, QS है, जिसके द्वारा प्रकाशित किया गया है, और यह वर्ष 2009 से वार्षिक आधार पर इसका प्रकाशन हो रहा है। और एशिया के जो शीर्ष विश्वविद्यालय हैं ये उनकी रैंकिंग प्रदान करता है। तो ये QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। देखते हैं 12 अक्टूबर 2022 को टाइम्स हायर एजुकेशन इसने वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 जारी की है, और 8 नवंबर 2022 को QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 को जारी किया गया है। तो टाइम्स की भी आ गई है और ये इसकी है। देखते हैं सभी रैंकिंग। QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में देखते हैं तो इसका 15वां संस्करण है। 760 संस्थान इसमें शामिल किए गए हैं। सर्वाधिक विश्वविद्यालय चीन के हैं 125। अब इसमें देखते हैं टॉप 3 जो हैं विश्वविद्यालय वो किसके हैं। सबसे पहला चीन का ही है, पेकिंग विश्वविद्यालय चीन का है, इसको 100 स्कोर प्राप्त हुआ है। दूसरा है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर सेकंड नंबर पर। तीसरा है सिंघवा विश्वविद्यालय, ये भी चीन का है। तो 2 चीन के हैं टॉप 3 में, सेकंड नंबर पर सिंगापुर का है। पेकिंग विश्वविद्यालय, फिर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, फिर सिंघवा है। टॉप 3 देख लिए हैं एशिया के। उसके बाद फिर देखते हैं वर्ष 2023 में रैंकिंग में कुल 118 भारतीय विश्वविद्यालय जो संस्थान हैं इनको शामिल किया गया। देख लेते हैं ये कौन कौन से हैं। देखिए भारत के हिसाब से तो इनकी रैंकिंग 1, 2, 3 दर्शाई जा रही है, किंतु जो एशियाई रैंक है वो ज़रूर देख लीजिए। तो जो भारत में पहले रैंक पे है IIT बॉम्बे महाराष्ट्र का, उसको एशियाई रैंक सोचिए 40 मिली है। टॉप 10 में भी कहीं नाम नहीं है इंडिया के किसी भी विश्वविद्यालय का। तो 40th नंबर पर 44वें नंबर पर IIT बॉम्बे है, इसका स्कोर 68.7 है। 46वें नंबर पर IIT दिल्ली है, नई दिल्ली, 64.9 है। 52वीं रैंक है IIC जो वो बेंगलोर है कर्नाटक का, यहाँ पे 59.9 है। तो अब टॉप 3 देखिए कौन कौन से हैं। IIT बॉम्बे है 40वीं रैंक है। दूसरा है IIT दिल्ली 46वीं रैंक है। तीसरा है IISc बेंगलोर का 52 रैंकिंग मिली है। चौथे नंबर पर है IIT मद्रास तमिलनाडु का 53rd रैंकिंग है। IIT खड़गपुर पश्चिम बंगाल को 5वां है जो कि 61वीं रैंकिंग मिली है। IIT कानपुर जो कि यूपी का है, याद रखिए 66 प्लेस मिला है IIT कानपुर को, 6ठा नंबर पे है भारत के हिसाब से। दिल्ली विश्वविद्यालय को 85th रैंकिंग मिली है, ये याद रखिए एक बार QS वाली।
टॉप 3 में देख लीजिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले पेकिंग नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और सिंघवा। उसके बाद आप इंडिया में देखिए तो IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, ISC बेंगलोर, इनकी रैंकिंग देख लीजिए। अब टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग भी आ चुकी है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि यह किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो टाइम्स जो कि ब्रिटिश पत्रिका टाइम्स है उसके द्वारा, और यह वार्षिक प्रकाशन है। तो 2023 में जो 5 क्षेत्रों में विभक्त किए गए 13 प्रदर्शन संकेतक लिए गए, उनके आधार पर इसको बनाया गया है। तो यह रैंकिंग आई कब? 12 अक्टूबर 2022 को, और टाइम्स हायर एजुकेशन ने इसकी रैंकिंग जारी की है। 2023 की रैंकिंग में 104 देशों और कुल क्षेत्रों के 1799 विश्वविद्यालयों को यहाँ पर रैंकिंग प्रदान की गई है। कुछ जो इसमें जानने योग्य बातें हैं वह यह है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के 19 वर्षों के इतिहास में शामिल विश्वविद्यालयों के संदर्भ में सबसे बड़ा संस्करण रहा है। समग्र रैंकिंग में USA के सर्वाधिक विश्वविद्यालय हैं, 177 हैं। इसके बाद जापान के 117 हैं, UK के 103 हैं, चीन के 95 और भारत के 75 हैं। याद रखिएगा। रैंकिंग में यूनाइटेड किंगडम का जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है पहला स्थान पाया है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लगातार 7वीं बार प्रथम स्थान पर आया है। चीन का सिंघवा विश्वविद्यालय 16वीं रैंक पाया है, और अभी हमने QS वाली में देखा था इसका 3rd प्लेस था। याद रखिएगा दोनों को अलग अलग। तो चीन का सिंघवा विश्वविद्यालय 16वीं रैंक एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है। कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय 200 में स्थान प्राप्त नहीं कर सका है। जब 300 देखते हैं विश्वविद्यालय में तो उसमें एकमात्र भारतीय संस्थान है, वह है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर वाला। याद रखिएगा। अगला हमें पढ़ना है नोबेल पुरस्कार 2022 का। इसके बारे में पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी गई, वो पढ़ लीजिए। 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम में जन्मे ये स्वीडिश आविष्कारक रहे हैं। अल्फ्रेड नोबेल नोबेल पुरस्कार के संस्थापक हैं, और इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी अपनी वसीयत में, तो उसको पूरा करने के लिए 1900 में एक निजी संस्थान है नोबेल फाउंडेशन, इसकी स्थापना की गई। और इसके द्वारा भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति, इन सभी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है 1901 से। और अर्थशास्त्र का भी नोबेल पुरस्कार अब दिया जाने लगा, जो कि स्थापना इसकी स्वेरिजेस रिक्सबैंक है, स्वीडन का केंद्रीय बैंक है, 1968 में की थी। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार 1961 में दिया गया था। तो याद करते हैं, चलिए आगे के फैक्ट जो भी इसमें पढ़ने हैं। 10 अक्टूबर 2022 को स्टॉकहोम स्वीडन में जो द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज है, यहाँ पर 2022 हेतु जो 2 अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है 2022 का, वो दिया गया, उसकी घोषणा की गई। वो किसको दिया गया? तो संयुक्त रूप से दिया गया है 3 अर्थशास्त्रियों को। कौन है? इनके नाम याद कर लीजिए तीनों के। पहले हैं बेनेस बर्नांके, द ब्रुकलिंस इंस्टीट्यूशन के हैं, वाशिंगटन DC USA। पहले हैं बेनेस बर्नांके USA के। दूसरे हैं डगलस W डायमंड, नाम याद रखिए, डगलस W डायमंड, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो USA के। तीसरे हैं फिलिप H डायबविग, ये वाशिंगटन यूनिवर्सिटी सेंट लुइस USA के। तीनों लोग का नाम याद रखिए, पहले बेनेस बर्नांके हैं, दूसरे डगलस W हैं, तीसरे फिलिप H डायबविग हैं। ठीक है, याद रहेगा। इन तीनों अमेरिकी जो अर्थशास्त्री हैं, इनको बैंकों और वित्तीय संकट पर शोध के लिए पुरस्कार दिया गया है। अब नोबेल शांति पुरस्कार 2022 का किसको दिया गया? तो 7 अक्टूबर 2022 को ओस्लो, नॉर्वे स्थित द नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी, इसको दिया गया है नोबेल पीस प्राइज़। इस वर्ष पुरस्कार एक व्यक्ति और 2 संगठन को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा दिया गया है ये याद रखिए, द नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी, इसके द्वारा दिया गया है, और 2 संगठन और एक व्यक्ति को मिल गया। तो नोबेल शांति पुरस्कार याद रखिए, पहला है एलिस बियालियात्स्की, ठीक है, सेकंड है मेमोरियल, थर्ड है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। ठीक है, तो पहले व्यक्ति हैं, 2 क्या है इसमें संगठन है, इनको मिला है। या मिला किस लिए? जो एलिस बियालियात्स्की हैं, इनको बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं इसलिए दिया गया है। और 1996 में बेलारूस में विवादास्पद संवैधानिक संशोधन की प्रतिक्रिया में वायसना नामक संगठन की इन्होंने स्थापना की थी, इनके बारे में जानकारी हो गई। मेमोरियल भी एक प्रकार का मानवाधिकार संगठन है, और इसकी स्थापना 1987 में पूर्व सोवियत संघ में की गई थी। और जो संस्थापकों में वर्ष 1975 के जो नोबेल शांति पुरस्कार हैं, विजेता इसमें आंद्रेई सखारोव और मानवाधिकार कार्यकर्ता स्वेतलाना गन्नुशकीना इसमें शामिल हैं, जो ये मेमोरियल मानवाधिकार संगठन है। अब पढ़ते हैं आगे। यूक्रेन के मानवाधिकार और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2007 में
की में सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ की स्थापना की गई थी। तो शांति नोबेल पुरस्कार हमने पढ़ लिया। पढ़ना है साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है उसको। यह 6 अक्टूबर 2022 को दिया गया था। और इसके जो साहित्य हेतु नोबेल पुरस्कार ये 82 वर्षीय फ्रांसीसी लेखिका हैं एनी अर्नो, इनको दिया गया है। नाम याद रखिए, 82 वर्ष की फ्रांसीसी महिला हैं, लेखिका हैं एनी अर्नो, इनको दिया गया है। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फ्रांसीसी महिला हैं और समग्र रूप से 17वीं महिला हैं। नाम याद रखिएगा, एनी बर्नो। और इनका जो प्रथम उपन्यास है उसको याद रखिए, लेस आर्मोरियर्स वाइडेस। ये इनकी अंग्रेजी में वर्ष 1990 में क्लीन्ड आउट नाम से प्रकाशित हुई थी और 1974 में यह प्रकाशित हुआ था। तो इसको याद रखिएगा, ये इनकी हो गई। अब हमें पढ़ना है इनका एक अन्य उपन्यास है अ मैन्स प्लेस अ वोमेन्स स्टोरी द ईयर्स। ये इनके कुछ और उपन्यास हैं, उनका नाम याद कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। 5 अक्टूबर 2022 को दिया गया और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ की घोषणा की गई। 3 वैज्ञानिकों के नाम इसमें घोषित किए गए हैं। देखिए कौन कौन है इसमें। पहले हैं कैरोलिन आर बर्टोजी, ठीक है, ये इनका नाम है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के हैं। सेकंड है मॉर्टन मेंडल, यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन डेनमार्क के। तीसरे हैं के बेरी सापलेस, स्क्रिप्स रिसर्च अमेरिका के। नाम याद रखिए तीनों के। कैरोलिन आर बर्टोजी ये हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका, मॉर्टन मेंडल ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन डेनमार्क के बेरी सापलेस स्क्रिप्स रिसर्च अमेरिका के। तीनों वैज्ञानिकों को पुरस्कार किसमें दिया गया, क्लिक केमिस्ट्री तथा बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए, विकास के लिए दिया गया है। बेरी सापलेस और जो मॉर्टन मेंडल हैं, इन्होंने रसायन विज्ञान के एक नए फंक्शनल फॉर्म क्लिक केमिस्ट्री की आधारशिला रखी थी और कैरोलिन बर्टोजी ने क्लिक केमिस्ट्री को एक नए आयाम तक पहुंचाया है और जीवित जीवधारियों पर इसका प्रयोग करना आरंभ किया था। और जो कैरोलिन ने बायो ऑर्थोगोनल अभिक्रिया का विकास किया है, जो जीवित जीवधारियों के अंदर कोशिका के सामान्य रसायन शास्त्र को बाधित किए बिना संचालित होती है। और दूसरा अवसर है जब बेरी सापलेस को रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इन्हें दूसरी बार मिला है। इससे पूर्व इन्हें 2001 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है और यह नोबेल पुरस्कार 2 बार जीतने वाले दूसरे वैज्ञानिक हैं। पहले कौन थे, फ्रेडरिक सेंगर, जिनको मिला था 2 बार, 1958 और 1980 में। फ्रेडरिक सेंगर को, यूके के थे। अब देखते हैं भौतिक विज्ञान में किसको मिला है। तो ये मिला देखिए ये मिले 3 वैज्ञानिक हैं और द रॉयल स्वीडिश अकेडमी द्वारा दिया गया ऑफ साइंसेस। इसमें पहले हैं एलन एस्पेक्ट, फ्रांस के। दूसरे हैं जॉन एफ क्लॉजर, ये अमेरिका के हैं। एंटोन ज़िलिंगर, ऑस्ट्रिया के हैं। तीनों के नाम फिर से देख लीजिए, एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर, एंटोन ज़िलिंगर। इनको किस में मिला है, क्वांटम मैकेनिक्स में एक विचित्र गुण आपस में गुथे हुए फोटॉनों पर किए गए प्रयोग, बेल असमानता नियम के उल्लंघन को स्थापित करने और क्वांटम सूचना विज्ञान में क्रांति लाने के लिए इनको दिया गया है। इन तीनों वैज्ञानिकों ने एंटेगल्ड क्वांटम व्यवस्था जो है, इंटेंगल्ड क्वांटम स्टेटस जो है, इस पर क्रांतिकारी प्रयोग संचालित किए हैं। अब चिकित्सा में देखते हैं किसको दिया गया है। तो चिकित्सा में दिया गया था 3 अक्टूबर 2022 को और इस वर्ष यह पुरस्कार स्वीडन के स्वांते पावो इनको दिया गया है। इन्होंने यह पुरस्कार विलुप्त मानव नुमा आदिमानव प्रजातियों के जीनोम तथा मानव विकास से संबंधित जो खोज है उनके लिए दिया गया है, ठीक है। तो इन्होंने निएंडरथल जो मानव इसके जीनोम की संरचना का मापन किया, जीनोम सीक्वेंसिंग जिसको बोलते हैं। वर्तमान समय में मनुष्य के विलुप्त पूर्वज हैं, ये उनसे संबंधित हैं। इन्होंने पूर्व में अज्ञात डेनिसोवा नामक एक मानवनुमा प्रजाति की खोज भी की है। पावो की महत्वपूर्ण खोजों में विज्ञान की एक नई शाखा को जन्म दिया जिसे पैलियोजीनोमिक्स कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, पैलियोजीनोमिक्स। अब हमें म्यांमार के बारे में पढ़ना है कि अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक सूची में शामिल हो गया है। म्यांमार को पढ़ते हैं। अब यह जो सूची है यह देखते हैं, इसमें सबसे पहले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण पर नज़र रखने वाली एक संस्था है और 1989 जो 1989 में पेरिस में आयोजित हुआ था G7 शिखर सम्मेलन, इसमें शामिल जो राष्ट्र हैं इनकी पहल पर एक FATF की स्थापना की गई थी और इसके कुल 39 सदस्य हैं, जिनमें 2 क्षेत्रीय संगठन भी शामिल हैं। इंडोनेशिया एकमात्र इसमें पर्यवेक्षक देश है, ऑब्जर्वर है। भारत 2010 से इसका सदस्य है। 24 फरवरी 2023 को FATF ने रूस की सदस्यता को सस्पेंड कर दिया था। तो 24 फरवरी 2023 को रूस की सदस्यता यहाँ पर
सस्पेंड कर दी गई थी और 2010 से भारत इसका सदस्य है। इसमें पढ़ना क्या है, अक्टूबर 2022 में देखिए फ्रांस की राजधानी पेरिस, इसमें FATF की पूर्ण बैठक संपन्न हुई और इसकी अध्यक्षता सिंगापुर के टी राजा कुमार द्वारा की गई। इस बैठक में म्यांमार को ब्लैक सूची ब्लैक लिस्ट किया गया है और इसके अतिरिक्त म्यांमार में देखते हैं, म्यांमार के अतिरिक्त ईरान हो गया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया हो गया, उत्तर कोरिया, ये भी ब्लैक लिस्ट में है। ब्लैक लिस्ट में देखते हैं हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन सब्जेक्ट टू कॉल फॉर एक्शन, इसके नाम से इसको जाना जाता है। और इसके अतिरिक्त जो DRC है, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, मोजाम्बिक, तंजानिया, ये ग्रे सूची में है। तो आप याद रखिएगा, आपको ग्रे और ब्लैक सूची में कंफ्यूज कर सकता है। तो ग्रे लिस्ट में कौन कौन है, DRC है, मोजाम्बिक है, तंजानिया है, ग्रे सूची में है। पाकिस्तान को और निकारागुआ को ग्रे सूची से अब बाहर कर दिया गया है। ग्रे सूची आधिकारिक तौर पर ज्यूरिसडिक्शन अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग के नाम से जाना जाता है। अब हमें पढ़ना है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022। वर्ष 2007 से वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का प्रकाशन हर साल किया जा रहा है और इसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। और इस सूचकांक का जो प्रकाशन है द पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट की भागीदारी में किया गया है। इस सूचकांक के प्रकाशन में कॉरपोरेट नेटवर्क भागीदारी तथा द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ब्राज़ीलियन नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री, इकोपेट्रोल कोलंबिया तथा टर्किश एक्सपोर्ट असेंबली, इन सबकी सहयोगी भूमिका रही है। इसमें देखते हैं 29 सितंबर 2022 को यह सूचकांक आया है, 15वां संस्करण है इसका और इसका शीर्षक देख लीजिए, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ, नवाचार संचालित समृद्धि का भविष्य क्या है, ये इसका शीर्षक है। और इसमें कुल 132 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन को मापकर उनकी रैंकिंग दी गई है। इसमें देखते हैं कि जो 2022 की रिपोर्ट देखते हैं तो 12वें वर्ष भी विश्व की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था जो मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी रही है वो स्विट्जरलैंड है। चीन को 11वां स्थान प्राप्त हुआ है जो शीर्ष 30 देशों में शामिल एकमात्र मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था है, जो कि चीन है 11वें स्थान पर और स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर। तो टॉप 3 तो याद ही रखिए, स्विट्जरलैंड, USA और स्वीडन है। उसके बाद UK और नीदरलैंड है, स्विट्जरलैंड, USA और स्वीडन। अब इस सूचकांक में भारत ने कितना स्कोर प्राप्त किया है, 36.6 स्कोर पाया है। रैंकिंग कितनी, 40वीं रैंकिंग है। 2021 में क्या थी, 46वीं रैंक थी, जो अभी तक की भारत की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है, 40th नंबर पर। ठीक है, और तुर्की का स्थान 37वां है। ठीक है, भारत का 40वां हो गया और पहली बार इस सूचकांक में शीर्ष 40 देशों में भारत शामिल हुआ है और तुर्की है। उसके बाद बात करते हैं साथ ही भारत निम्न मध्यम आय समूह वाले देशों में तथा मध्य एवं दक्षिण एशिया क्षेत्र में देखा जाए तो शीर्ष स्थान पर है। भारत, केन्या, मोल्डोवा, वियतनाम ने लगातार 12वें वर्ष इनोवेशन अचीवर का खिताब हासिल किया है और 2022 में पहली बार इंडोनेशिया 75वां स्थान पाया है, उज़्बेकिस्तान 82वां स्थान पाया है और पाकिस्तान का देखिए 87th पोजीशन है, जिसको इनोवेशन अचीवर का दर्जा प्राप्त हुआ है। आप यहाँ पर याद रखेंगे किसकी किसकी, पहले तो टॉप याद रखिए, भारत की रैंकिंग याद रखिए, उसके साथ बाकी के भी देखते चलिए जिससे आपको वहाँ पर दिक्कत ना हो। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 के तहत देखते हैं 2022 में विश्व के सबसे बड़े विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार जो क्लस्टर है इसकी भी घोषणा की गई है। वर्ष 2022 में टोक्यो योकोहामा जो कि जापान विश्व का शीर्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी हब है। तो टोक्यो योकोहामा जो कि जापान का है शीर्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी हब है और विश्व के शीर्ष 100 विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर्स में भारत का जो 4 शहर हैं बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई भी शामिल हुए। कौन कौन से, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। अब हमें पढ़ना है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 का ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है। ये क्या है, विकसित और विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा की स्थिति जो है उसका मूल्यांकन करने का एक प्रमुख साधन है और यह सूचकांक लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट है, इसके द्वारा डिज़ाइन और निर्मित किया गया है और इसके साथ साथ कार्टेवा एग्री साइंस इसके द्वारा इसको प्रयोजित किया गया है। इस सूचकांक में इसको सबसे पहले 2012 में जारी किया गया था और इसके तहत 113 देशों को शामिल किया गया है और 4 प्रमुख पिलर्स इसमें लिए गए हैं। कौन कौन से, पहले तो फूड अफोर्डेबिलिटी कैसी है, खाद्य सामर्थ्य कैसा है। दूसरा, फूड अवेलेबिलिटी के आधार पर खाद्य उपलब्धता।
तीसरी है क्वालिटी और सेफ्टी, गुणवत्ता और सुरक्षा कैसी है। और लास्ट है स्थिरता और अनुकूलन, मतलब सस्टेनेबिलिटी एंड एडेप्टेशन। इन 4 पिलर के आधार पर रैंकिंग दी गई है और यह 20 सितंबर 2022 को जारी की गई है। 113 देश शामिल हैं। संस्करण याद रखिए इसका 11वां है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक इसमें देखते हैं जो सबसे पहले टॉप 3 आते हैं कंट्रीज़, उसमें फिनलैंड, आयरलैंड, नॉर्वे है। फिनलैंड, आयरलैंड और नॉर्वे है। फिनलैंड पहले स्थान पर। भारत की रैंकिंग देखिए, याद रखिए भारत को मिला है 58.9 स्कोर, इसके साथ 68 नंबर पे आ जाता है। किस नंबर पे? 68। इससे पहले कितना था? 71 था। 2021 में स्कोर कितना था? 57.2 था। तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में अगर 23 देशों की रैंकिंग देखी जाएगी तब तो भारत 14th प्लेस पे आ जाएगा। खाद्य उपलब्धता स्तंभ में भारत का स्कोर सर्वाधिक है, 62.3 है। तो अब ओवरऑल स्कोर की बात की जाए, GFSI 2022 में 68th प्लेस है भारत का। और अगर बात किया जाए पिछली बार कितना था? 71। तो अभी अगर 23 देशों की रैंकिंग ली जाए एशिया प्रशांत की, तब भारत 14th नंबर पे आ जाएगा। अब हमें पढ़ना है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़। इसमें 3 भारत के शहर शामिल हुए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। यूनेस्को की जो ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ हैं, इनमें इंडिया के, भारत के 3 नए शहर शामिल हुए हैं। इसमें देखते हैं, यह एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है जिसका वैश्विक अधिदेश जीवन पर्यंत अधिगम है और UIL हैम्बर्ग जर्मनी में स्थित है। स्थानीय सरकारों को जीवन पर्यंत अधिगम रणनीतियां विकसित करने में मदद करने के लिए UIL ने यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ की स्थापना की है। इस नेटवर्क को वर्ष 2012 में लॉन्च किया गया था और यूनेस्को GNLC एक अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी ओरिएंटेड नेटवर्क है। इसमें विश्व भर में 76 देश और 294 शहर शामिल हैं, ये याद रखिए, जो एक दूसरे के बीच प्रेरणा, विशेषता और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करते हैं। 2 सितंबर 2022 को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में 44 देशों और 77 शहरों को शामिल करने की घोषणा की गई है। इन 77 शहरों में 3 भारतीय शहर हैं। कौन कौन से? पहला नीलाम्बुर केरल का, दूसरा त्रिशूर, तीसरा वारंगल। तीनों के नाम याद रखिए, नीलाम्बुर केरल का, त्रिशूर केरल और तीसरा है वारंगल तेलंगाना। 2 केरल के हैं और 1 तेलंगाना के हैं। और इस नेटवर्क में जगह बनाने वाले उपयुक्त भारतीय शहर देश के फर्स्ट एंट्रेंट्स हैं, प्रवेशकर्ता हैं। अब इन तीनों शहर के बारे में जो विशेष जानकारी है वो देख लीजिए। केरल की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में यह लोकप्रिय है त्रिशूर, और यह अपने आभूषण उद्योग, विशेष रूप से सोने के लिए जाना जाता है। नीलाम्बुर के बारे में देखते हैं। सागौन का स्थल है, लैंड ऑफ टीक कहा जाता है। और आप कमेंट करके बताइए टीक किस प्रकार का पौधा है, कौन सी वनस्पति में आता है। यह भारत के केरल राज्य में स्थित एक पारिस्थितिकी पर्यटन गंतव्य है और सामान्यतः यूनेस्को द्वारा 5 लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरों को ही GNLC में शामिल करने की प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन जो नीलाम्बुर है, या ऐसी इसकी जो जनसंख्या 1 लाख से कम है, उसके बावजूद भी इसमें शामिल होने वाला पहला नगर है। वारंगल ये तेलंगाना का शहर है। अब हमें पढ़ना है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। 2006 में पहली बार आई थी, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। इंपॉर्टेंट दोनों बातें हमने देख ली। इस रिपोर्ट को जारी करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? लैंगिक समानता को सही करना, इसके दिशा में कार्य करना, इसमें प्रगति करना। इसके 4 आयाम हैं, कौन कौन से वो भी देखेंगे, और जिसमें इसके अध्ययन के आधार पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। 4 आयाम देख लीजिए। आर्थिक भागीदारी और अवसर के आधार पर शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण, इनके आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। और यह 13 जुलाई 2022 को WEF द्वारा 16वीं आई है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। 146 देश में इसमें अध्ययन किया गया है, तुलना की गई है और इसका रिपोर्ट फिर तैयार किया गया है। इसमें देखेंगे अगर वैश्विक स्तर पर लैंगिक अंतराल स्कोर देखा जाए वो है 68.1% का, याद रखिए 68.1% का। और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान स्थिति के अनुरूप विश्व भर में व्याप्त लैंगिक अंतराल को समाप्त करने में अभी 132 साल लग जाएंगे। अभी तक कोई भी देश पूर्ण लैंगिक समानता को नहीं प्राप्त कर पाया है, लेकिन इस सूचकांक में शामिल जो टॉप देश हैं उसमें देखिए आइसलैंड ने 90% तक लैंगिक अंतराल को समाप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली है। और उत्तरी अमेरिका विश्व का जो अग्रणी देश है जो लैंगिक अंतराल को समाप्त करने वाला है। और आइसलैंड को जो ये 13वीं बार विश्व में सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश घोषित किया गया। पहला है आइसलैंड, दूसरा फिनलैंड, तीसरा नॉर्वे। याद रखिए आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। अब देखेंगे सबसे खराब प्रदर्शन किसका है।
अफ़गानिस्तान का 146 रैंक, 145 पे पाकिस्तान और 144 पे कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य है। अब भारत में देखिए इसने क्या किया है, अपने लैंगिक अंतराल को अब तक 62.9% तक कम किया है। 2021 की तुलना में 5 स्थान सुधार हुए हैं और यह अब 135वें स्थान पर पहुंचा है। मतलब पिछली बार कितना था, 140वां स्थान था 156 देशों की सूची में, तो अभी कितना है, 135वां स्थान है 2021 में। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 अगर देखें तो इसका जो प्रकाशन है वह संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के आर्थिक और सामाजिक मामले विभाग करते हैं, डेसा, और इसका जनसंख्या प्रभाग है जो कि पॉपुलेशन डिवीज़न जिसको बोल रहे हैं, इसके द्वारा हर 2 वर्ष में किया जाता है। और यह रिपोर्ट वैश्विक जनसांख्यिकी प्रवृत्ति और भावी जो संभावनाएं हैं उनका व्यापक विवरण प्रदान करती है। इसका प्रकाशन जो है 1951 से किया जा रहा है। 11 जुलाई 2022 को ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, 27वीं रिपोर्ट है ये। इस रिपोर्ट में वर्ष 1950 से लेकर अब तक की अवधि के दौरान 237 देश या क्षेत्र इनकी जनसंख्या संबंधी आकलन को प्रस्तुत किया गया है। और इस रिपोर्ट में वर्ष 2100 की जो जनसंख्या का अनुमान शामिल है, जो वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर संभावित परिणामों की एक श्रृंखला को दर्शाता है। अब ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट है, इसके अनुसार 15 नवंबर 2022 तक की विश्व की जो जनसंख्या है उसका अनुमान लगाया जा रहा है वह 8 अरब अनुमानित है। अब ये संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम अगर अनुमान देखे जाएं, इसमें वैश्विक जो जनसंख्या है वो कैसे बढ़ सकती है, तो 2030 तक 8.5 बिलियन में बताई जा रही है, 2050 तक 9.7 और 2100 तक 10.4 का अनुमान लगाया जा रहा है। 2030 तक याद रखिए 8.5। वर्ष 2050 तक वैश्विक जनसंख्या में आधे से अधिक अनुमानित वृद्धि जिन 8 देशों में होनी है उसमें सबसे पहला भारत है, फिर नाइजीरिया, मिस्र, पाकिस्तान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इथियोपिया, फिलीपींस और संयुक्त गणराज्य तंजानिया है। इसमें पहला कौन सा है, भारत है, उसके बाद नाइजीरिया और मिस्र है। वर्ष 1950 में वैश्विक जो प्रजनन दर है लगभग 5 जन्म प्रति महिला थी, जो कम होकर अब कितनी रह गई, 2021 में 2.3 जन्म प्रति महिला हो गई है। अब 2050 तक वैश्विक प्रजनन दर देखें तो वह 2.1 जन्म प्रति महिला तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। और रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर 2019 में जन्म के समय जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीवन प्रत्याशा है, वह 72.8 वर्ष तक पहुंच गई है, जो कि वर्ष 1990 के बाद से लगभग 9 वर्षों की वृद्धि को दर्शाता है। 2050 तक देखें तो वैश्विक जीवन प्रत्याशा बढ़कर कितनी हो जाएगी, 77.2 वर्ष, और अभी जो 2019 की देख रहे हैं वह कितनी है, 72.8 है, याद रखिएगा। 2021 में महिला और पुरुष की जो जीवन प्रत्याशा है वह 73.8 वर्ष और 68.4 वर्ष है। तो 2021 में जो पुरुष जीवन प्रत्याशा और महिला जीवन प्रत्याशा दी गई है उसमें महिला की देखिए 73.8 और पुरुष की दी गई है 68.4 वर्ष दी गई है। 65 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के जो लोग हैं उनकी वैश्विक आबादी का हिस्सा देखें वर्ष 2022 में 10% से बढ़कर 2050 में 16% होने का अनुमान है। वर्ष 2050 तक विश्व भर में 65 वर्ष या उससे अधिक आयु की जो व्यक्तियों की आबादी है उसे 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की आबादी से दुगनी हो जाने का अनुमान किया जा रहा है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 देश अगर देखे जाएं, 1990 से 250 का आंकड़ा दिया गया है। जनसंख्या इसमें मिलियन में बताई गई है। तो अगर चीन का देखें तो यहाँ पे चीन का 1144 दी जा रही है, ये मिलियन में दी गई है, और चीन 1426 से 2022 का आंकड़ा 2050 तक देखिए कितना हो जा रहा है, चीन का 1317 घट रही है इसमें। लेकिन भारत का देखिए आंकड़ा बढ़ रहा है, तो भारत अभी पहले स्थान पे आ जाएगा। तो भारत का देख लीजिए 861 थी 1990, 2022 में 1412 से बढ़ के 1668 हो जाएगी, मिलियन में दी गई है। अभी अमेरिका की देखिए 337 थी, अभी जो है उसके बाद 375 हो जाएगी, 1990 का ये है। इंडोनेशिया का देख लीजिए 181 से 275 फिर 375 हो जाएगा। नाइजीरिया यहाँ पे आ जाएगा। और ब्राज़ील का देखिए 149 था, अब उसके ऊपर स्थान पे पाकिस्तान का यहाँ पर दिया गया है, ये हो जाना है। तो ये थोड़ा लिस्ट आप एक बार ज़रूर देख लीजिए, इसमें भारत और चीन का ज़रूर याद रखिए। तो यहाँ तक हमने कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के देखे हैं।
इसके आगे के करंट अफेयर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इससे पहले के वीडियोस आप इस चैनल पर देख सकते हैं, जो कि और भी अवेलेबल हैं, और लगभग करंट अफेयर जिसमें मैंने कंप्लीट ही कर दिया है। आप जा करके उन वीडियो से हेल्प ले सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और लोगों को भी शेयर करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।